मैं बोलूँगी कि एक चरित्र निर्माण की एक प्रक्रिया है युवोदय। तो इसके अलावा वॉलंटियर्स को और क्या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपके साथ जुड़ के? अलग से मिलते हैं क्योंकि अलग ही बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो डिग्री ऐसा तो नहीं है कि वॉलंटियर को हम पढ़ाई छुड़वा करके कोई काम करवा रहे हैं, नहीं, हम तो इसमें और उनको पढ़ाई से जोड़ रहे हैं। जिससे बाड़ी का ताली बोलते हैं। अच्छा, बाड़ी का ताली से थाली। जी, अच्छा, बाड़ी से थाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदौड़ ऑन एयर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम आशीष है और मेरे साथ आज बैठे हैं यूनिसेफ से एडवोकेट अंकिता ठाकुर जी और उनके साथ दो उनके फेलो हैं। और आप अपना बारे में थोड़ा बताइए, आपके नाम बताइए। सर मैं सुशीला विंजाम हूँ, मैं दंतेवाड़ा के कासोली गांव से हूँ। और आप? मेरा नाम कुमारी सदवती नायक है। मैं ग्राम पंचायत कासोली 2 की रहने वाली हूँ। ओके। और मैं बापी नवाड प्रोग्राम 3 साल से कर रही हूँ। अभी 13 फरवरी को लॉन्च हुआ हमारे गीदम में योद्धा है, तो उस योद्धा में जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, आपके बारे में? हाँ, मेरा नाम अंकिता ठाकुर है और मैं बेसिकली बस्तर की रहने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं दंतेवाड़ा में जब से योद्धा कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो इस कार्यक्रम को यहाँ पे समन्वय करने का एक जिला स्तर पे मैं यहाँ जिला समन्वयक के तौर पर कार्य कर रही हूँ। ओके। और बेसिकली मैं यूनिसेफ और क्योंकि जिला प्रशासन का एक कार्यक्रम है, तो ये मतलब यूनिसेफ के जिला समन्वयक ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, आपने युवोदय युवोदय बार-बार बताया। युवोदय को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि युवोदय क्या है? जी। योद्धा जैसे कि मैंने बताया कि जिला प्रशासन और यूनिसेफ की एक संयुक्त पहल है और ये 13 फरवरी मतलब 7-8 माह पूर्व यहाँ पे शुरू हुआ, 13 फरवरी 2024 को। और इसका जो उद्देश्य है युवोदय का, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समुदाय और एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन के बीच की जो एक दूरी होती है, उसको हम इसके ज़रिए आप ये बोल सकते हैं एक तरीके का पुल है युवोदय, इसको कम करने का इसके ज़रिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके का एक कार्यक्रम हम चला रहे हैं यहाँ पे जिले में और इसमें अनेक कार्य क्षेत्र हैं जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि 13 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ, तो ऐसे जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ टीम की जरूरत होती है, तो टीम कैसा है आपका? अभी इनिशियली तो हमने इसको, क्योंकि ये वॉलंटियरिज्म बेस्ड प्रोग्राम है, तो हमें यहाँ वॉलंटियर्स जो कार्य कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके का कोई हमने आर्थिक लाभ नहीं देते हैं हम यहाँ पे। ये आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ कार्यक्रम ही नहीं है, ये पूरा स्वयं सेवा पे आधारित है। तो इसमें हमारी टीम इस तरीके की कि हर ग्राम पंचायत में हम वॉलंटियर्स को जोड़ते हैं, उनको उनसे समन्वय करने के लिए, उनको एक प्रशिक्षण देने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि अभी जैसे हमने बस्तर ओलंपिक पे वॉलंटियर्स ने काम किया, तो उन तक वो मैसेज पहुंचाना और उनके जरिए जो चीजें आ रही हैं, जो समस्याएं हो, जो मांग हो, आवश्यकता हो, या फिर वो जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो कैसे अनुभव कर रहे हैं, तो ये जो एक कड़ी है, इसके लिए यहाँ पे समन्वयक के तौर पर मैं हूँ जिला स्तर पे। और मेरे पास अगर ब्लॉक में हम बताएं तो हमारे पास 2 लोग हैं अभी जो एज अ विकास खंड समन्वयक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिसोर्स व्यक्ति आप कह सकते हैं, कि वो बस ब्लॉक में यही काम जो मैं जिले के स्तर पे करती हूँ, तो वो मेरी मदद करते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे Yes, कि जैसे आपने स्वास्थ्य और सुपोषण, जी जी ये टॉपिक मैंने जी पढ़ा था युवोदय में, जी जी। तो क्या आप थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी सेवा देते हैं स्वास्थ्य और सर जैसे सुपोषण स्वास्थ्य में अगर हम देखें योद्धा सर, योद्धा स्वास्थ्य के मामले में सर अपने समाज या अपने गांव में उनको बताते हैं। जैसे अगर कोई डिसीज से सफर कर रहा है या हम ऐसे ही मतलब एक सर्वे की तरह करते हैं सर। जैसे अगर कोई हमको मिलता है कि जैसे इस डिसीज से ये सफर कर रहा है या फिर इसको इस मामले में हेल्थ की थोड़ा सा एजुकेशन की जरूरत है। जैसे मान के चलिए सर, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी मिल गई है, उसको हेल्थ की बहुत जरूरत है एक अच्छा स्वस्थ होने के लिए, क्योंकि वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करने के लिए वो उसको हम बताएंगे कि वो कैसे अपने डाइट पे फोकस करे, कैसे अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे, जिससे कि वो उसको कई सारे माइनर एलिमेंट जैसे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए सर खुजली वगैरह जो उसको अनहाइजीन कर रहा है, उससे उसको कैसे प्रिवेंट करें उसके बारे में उसको चर्चा करते हैं, उससे मिलते हैं कि आप अपना हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना डाइट पे कैसे फोकस करेंगे। डाइट पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपको कैसे मतलब किस ओर ले जाएगा। अच्छा डाइट लेंगे तो बेबी भी हेल्थी रहेगा, मदर भी हेल्थी रहेगी, और साथ ही साथ हम उसको अच्छा
सर क्या बोलते हैं, सुपोषण का यही मतलब है कि एक अच्छा न्यूट्रिशनल, तो हम उसके लिए जैसे हम गांव के लोग हैं सर, वहाँ क्या करते हैं कि लोग जो भी अपने बाड़ी में उग रहा है उसको पहले बेचने का सोचते हैं, ओके। लेकिन हम एज ए वॉलेंटियर सर हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनको उनकी प्राथमिकता बताते हैं सर, उसका क्या महत्व है उन बाजियों का, उन सब्जियों का, जो हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी है। ओके। वो बाहरी में जैसे बेच के उनका विनिमय कर रहे हैं सर, जैसे कि वो लोग बेच रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है और वहीं से उन सड़ा गला चीजों को लाके खा रहे हैं, तो हम उनकी महत्व बताते हैं कि आप यहाँ से आप ले सकते हैं, इसका कैसे कैसे आप उपयोग कर सकते हैं इन सब्जियों का, इन बाजियों का, जिससे कि आपको एक बेहतर पोषण मिल सके। ओके, उसके तो बारे में आप बता देते कुछ हैं। उनको गाइडेंस भी देते हैं कि आपको किस किस तरह की भाजियाँ, सब्जियाँ जी ऐसी जी जी लगानी चाहिए? तो मैं जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, दंतेवाड़ा में रहते हैं आप, तो जी किस जी प्रकार की भाजियाँ या फल-फूल आप लगा सकते हैं, कुछ बताएँगे? सर, जैसे लाल भाजी हो गया, ओके। पपीता हो गया सर, हुँ। जो बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए ओके। वो इम्पोर्टेंट है सर, और वो लगा सकते हैं हम लोग आसानी से। जैसे हमको ज़रूरी नहीं है सर कि हम हमारे पास बजट ना होते हुए भी हम बाज़ार से लाएँ। ओके। जो हम कर सकते हैं, जैसे अमरूद हो गया, जो मौसमी फल है, मौसमी फल हो गया, जैसे मौसमी सब्जियाँ हो गया, जैसे पालक हो गया, लाल भाजी हो गया, कद्दू, लौकी, जो भी है सर हमारी बाड़ी में जो उपलब्ध होता है, उनको हम पहली प्राथमिकता देते हैं सर। ओके। जी, जिससे तो बाड़ी का ताली बोलते हैं सर। जी, अच्छा, बाड़ी का ताली। बाड़ी से थाली, थाली। अच्छा जी, जी। बाड़ी से थाली, जी, जी। ओके। ये बाड़ी से थाली जैसे सुशीला ने अभी बताया आपको, हुँ। तो ये बाड़ी से थाली जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा अब जैसे हम पोषण वाटिका बनाते हाँ। हैं आंगनबाड़ी में, उसमें हम समुदाय, अब पोषण वाटिका हम देख रहे हैं कि आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका का निर्माण हो रहा है ताकि वहाँ के बच्चे जो हैं वो अच्छी सब्जी जिसमें कीटनाशक दवा का उपयोग ना हो, ऐसी सब्जी उन तक हम खिला सके। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी में या स्कूलों में जो पोषण आहार मिलता है वो एक तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, पूरक पोषण आहार है, क्योंकि बच्चा एक समय में खा रहा है लेकिन उतनी ही उसकी जरूरत नहीं है। तो एक ये जो हम हिडन हंगर बोलते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ बहुत देखने को मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि घर पे कोई नहीं है या वो किसी तरीके, अभी जैसे खेती का सीजन है तो अभी घर के जो भी बड़े होते हैं वो कटाई के लिए, धान कटाई के लिए चले जाते हैं, तो घर पे बच्चा अकेला होता है। अब वो आंगनबाड़ी और स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्या सुबह से लेकर के दोपहर तक बच्चे को उतने ही पोषण आहार की जरूरत है? क्योंकि बच्चे में हम देखते हैं कि उनका खेल कूद, फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा रहती हैं कि उन्हें आवश्यकता है कि वो उनको समय समय पर थोड़ा बहुत भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट उनके बॉडी को मिलना जरूरी होता है। तो ये बाड़ी से थाली जो कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए हम प्रमोट कर रहे हैं हेल्दी डाइट को, कि जरूरी नहीं है कि हम बाहर से खरीद के, क्योंकि शहरों में हम देख रहे हैं तो लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि हम फल महंगे होते हैं, तो अगर फल हम जूस रोज नहीं पी सकते, लेकिन लाल भाजी हम घर पे उगा सकते हैं, लाल भाजी का जूस हम पी सकते हैं सूप बना के। तो बाड़ी से थाली एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वॉलंटियर्स के जरिए इस चीज को प्रमोट करते हैं कि लोग अपने घर में जो छोटे से भी जमीन है, एक जमीन के हिस्से में कुछ ऐसी सब्जियां या फल लगाएं और उसका सेवन खुद करें, अपने लिए करें। क्योंकि जैसे कि अभी सुशीला ने बताया कि लोग इसको जाकर के बाहर बेच देते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ वहां से खरीद करके अपने बच्चों के लिए, बाजार के दिन आप देखेंगे तो अपने घर पे या अपने खेत में लगाया हुआ सामान वो जाकर के बाजार में बेच रहे हैं, और बाजार से वो अन्य प्रकार की जो अभी बाजार में बहुत उपलब्ध हो गया है, बहुत इजीली मिलता है, जैसे कुरकुरे, चिप्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ला करके अपने बच्चों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इसको ये भी बोल सकते हैं आपकी एक लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन मान के चल रहे हैं कि इससे उनका जो जीवन, जो दैनिक जीवन वो जो यापन करते थे उसमें वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि एक अपग्रेड हो रहा है इससे, लेकिन ये उनकी सेहत पे कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है। आप एक अच्छी चीजों को जाकर बाजार में बेच रहे हो और उसके बाद आप एक जहर खरीद के ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये जो एक मैं कहूंगी कि ये जो जागरूकता है, इसको लाने का काम हम योदय स्वयंसेवक कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और बाड़ी से थाली वही है कि अपने बाड़ी में से ही अपनी थाली तैयार करें, इस तरीके का ये एक कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसके अलावा मैंने देखा है योदय में 2 और काम होते हैं। एक अभी हमने 2 टॉपिक पे बात किया, स्वास्थ्य और सुपोषण। इसके अलावा शिक्षा और स्वच्छता। शिक्षा और स्वच्छता पर योदय के जो वॉलंटियर हैं वो अपना योगदान किस तरह से दे रहे हैं? सर हम लोग तो मतलब योदय के वॉलेंटियर शिक्षा पे काम करने का एक डोमेन है हमारा,
कि जो बच्चे हैं, जिसके बच्चे हैं उनके पालक से जाकर मिलते हैं। सबसे पहली बार तो पालक से मिलते हैं, क्योंकि पालक ही बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, शिक्षा के मार्ग पे पालक ही नहीं भेजते, तो इसलिए हम सबसे पहले पालकों से जाके मिलते हैं और पालकों का बैठक बोलते हैं, मतलब पालक संवाद करते हैं। पालक संवाद करते हैं। पालक संवाद में बच्चे का जो शिक्षा का महत्व क्या है, बच्चे को शिक्षा से क्या क्या महत्व होगी, उस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही में हम बच्चे के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे के घर में हम ना पढ़ाई का कोना तैयार करते हैं। पढ़ाई का कोना तैयार करने, पढ़ाई का कोना का तात्पर्य होता है एक टाइम टेबल बनाते हैं उनके लिए हम लोग। टाइम टेबल बना के उनका एक कोना तैयार करते हैं, जिस जगह पे कि पूरा मतलब लाइट का उनका फोकस वहाँ होना चाहिए, जहाँ हल्ला-गुल्ला नहीं होना चाहिए, बच्चा शांत से पढ़ सके, ऐसे उस जगह पे उसका एक कोना तैयार करते हैं हम लोग। और जहाँ तक जहाँ स्कूल है, वहाँ शिक्षकों से भी मिलते हैं, शिक्षकों से, और उनको भी हम कहते हैं कि कम से मतलब सप्ताह में 1 बार पालक संवाद रखिए, जिस पालक संवाद में हम शामिल हो सकें और हम शिक्षा का महत्व उनको बता सकें। और माँ-बाप को ये बोलते हैं कि जब बच्चा स्कूल से आता है, तो उनको पूछने का अवश्य वो जानकारी रखिए कि आज क्या सीखा? आज तुमने क्या पढ़ाई करके आए? चाहे वो ड्राइंग के थ्रू हो, चाहे पढ़ाई-लिखाई के थ्रू हो, चाहे खेल, कुछ तो जानकारियाँ होंगी। या बच्चा भूल गया हो, पढ़ा है जो चीज़ उनको तैयारी करना है, दूसरा दिन बताना है। शायद माँ-बाप पूछने की वजह से उनको याद आ जाए कि मुझे ये चीज़ तैयार करके जाना चाहिए। इसके क्षेत्र में हम माँ-बाप को और शिक्षा को लेके प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो मैंने प्रनीत सर का जब पॉडकास्ट किया था, जी, मुझे जी। एक चीज़ पता चला जी। कि पहली कक्षा में 90 बच्चे जी। एंट्री लेते हैं, बट वही संख्या जब 12th पहुँचते हैं, तो वो 40 के आस-पास ही बच्चे 12th में क्लास में होते हैं। जी। यहाँ ड्रॉप आउट्स की संख्या बहुत है। तो आप बेसिकली ड्रॉप आउट्स बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं या अमूमन आपके एरिया के सभी बच्चों को टारगेट मतलब ड्रॉप आउट बच्चे के पास भी हम चलते हैं सर। ओके। और जो बच्चा इसको मतलब गाँव में ऐसा बेसिकली होता है कि आज हमारे जैसे अभी हमारे मैम बोल रहे थे कि धान कटाई चल रहा है, हमारे यहाँ काम चल रहा है, तो बच्चे को गाँव में भेज दिए, बच्चे को किसी काम पे भेज दिए, हमारा धान कटाई हो रहा है, स्कूल मत जा। तो उस 5 दिन में धान कटाई में उनका कितना पढ़ाई बर्बाद हुआ, कितना शिक्षा का महत्व पीछे फिर वापस तो नहीं आएगा। जो पढ़ाई आगे चले गया, उनको जो पढ़ा हुआ चीज़ पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ओके। इसमें जैसे मैंने बताया कि हमारे 4 कार्य क्षेत्र हैं, तो इनको हम पहले तो हम स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देते हैं इस चीज़ पे कि उनको पहले एक जानकारी हो, वो अपने आसपास की चीज़ों से तो अवेयर हो पहले। जैसे इस कार्यक्रम के ज़रिए हम केवल समुदाय को, ऐसा नहीं है कि समुदाय हमारा टारगेट है और हम सब बदल देंगे। स्वयं सेवा शुरू ही स्वयं से होती है पहले। तो हमारा जो इस कार्यक्रम को लेके जो उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने युवा इससे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से, तो पहले तो वो स्वयं में बदलाव करेंगे, अपने परिवार में बदलाव करेंगे, फिर अपने पारा में बदलाव करेंगे, और फिर ऐसे ये धीरे-धीरे बढ़ कर के ग्राम पंचायत, और फिर इस तरीके से एक पूरा हम जिले को लिए हुए हैं इसमें। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या होता है कि जैसे शिक्षा पे आपने बात की, तो शिक्षा पे हम सतपति ने बताया कि पालक संवाद के माध्यम से। अब पालक संवाद करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्योंकि जब बच्चा अब बच्चे से तो स्कूल में जाकर के हम बात कर लेंगे कि बेटा आपको घर में पढ़ाई का कोना बनाना है, एक ऐसी जगह बनानी है, लेकिन जब वही बच्चा अपने घर में जाकर के ये बोलेगा, तो हो सकता है उनके पालक की वैसी समझ ना बने। तो हम इसको दोनों तरीके से, एक पूरा वातावरण वैसा निर्माण हो, जो स्कूल ड्रॉप आउट भी हम बात कर रहे हैं, वो इस वजह से है क्योंकि वैसा वातावरण उनको नहीं मिल रहा है, वैसा माहौल नहीं मिल रहा है। जो आपने कहा कि पहली में कक्षा में 90 बच्चे यदि आते हैं, तो 12वीं तक 40 बच्चे जाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि पढ़ाई का वैसा वातावरण ना निर्मित हो पाना, या उनका रिलेट नहीं कर पाना बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, जो वो स्कूलों में जो वो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके घरों में चीज़ें बहुत अलग हैं। वो जहाँ रहते हैं, उनके आसपास का वातावरण बहुत अलग है, जो शिक्षा को महत्व नहीं देता। तो हम एक छोटे बच्चे से उसको हम बताएंगे कि पढ़ाई उसके लिए कितनी आवश्यक है, उसकी उतनी समझ अभी विकसित ही नहीं हुई है। तो पहले हमको आवश्यकता है कि हम कारण पे पहले फोकस करें, कारण जानने का प्रयास करें कि क्या कारण है कि बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्या कारण है कि लोग कुपोषित हो रहे हैं, एनीमिक हो रहे हैं, और फिर उस पे उनसे चर्चा करें, उस कारण पे हम चर्चा करें। तो हमने इसलिए अलग-अलग क्षेत्रों में, जैसे सुपोषण के क्षेत्र में हम एक सतरंगी सभा
करते हैं। जी युवोदय के द्वारा एक सतरंगी सभा किया जाता है, जिसमें वॉलंटियर्स और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से एक जगह एक समूह चर्चा है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, FGD जिसको हम कहते हैं। तो उसको हमने नाम दिया हुआ है सतरंगी सभा, जिसमें हम गर्भवती माताओं को और पोषक माताओं को उसमें हम शामिल करते हैं। और फिर उनसे बात करते हैं, जो ऐसे व्यवहारों पे हम बात करते हैं जो उनको अपनाने चाहिए इस दौरान। अब आप ये देखिए कि ANC चेकअप हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन 4 ANC जांच जो होनी चाहिए, वो कई गर्भवती महिलाएं हैं जो 4 ANC जांच नहीं करवा रही है। 69.2% कुछ यहाँ का डेटा है। ऐसे ही लगभग 63% महिलाएं ऐसी हैं, गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो एनीमिक होती हैं। तो जो महिला एनीमिक है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे देगी? फिर हम यही चीज कुपोषण बनता है। बच्चे में आते हैं, बच्चे में आप देखेंगे तो स्टंटिंग में हम सेकंड हाईएस्ट स्टेट है, स्टेट में सेकंड हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है हम स्टंटिंग में। अंडरवेट में हम हमारा ऐसे ही एक डेटा है। तो ये सारा जो डेटा है, ये क्यों है? सुविधाओं की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, व्यवहार में कमी है। वो उस व्यवहार को अपनाना नहीं चाह रहे हैं। जैसे अगर आप, मैं बताऊं, ANC रजिस्ट्रेशन में जो महिलाएं गई, उनमें से जब उनसे पूछा गया, दंतेवाड़ा का डेटा की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो 10 में से 6 महिलाएं ऐसी हैं जो IFA गोली का कंजम्पशन नहीं है। मतलब जो फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, वो उसका सेवन नहीं कर रही है, तो उनमें वो एनीमिक हो रही है और फिर बच्चा कुपोषित हो रहा है। तो सप्लीमेंट तो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सप्लाई की कमी है। लोगों के व्यवहार में वो चीजें नहीं आ रही हैं। रोज कोई किसी को जाकर के दोनों टाइम दवाई तो नहीं खिला सकता। ये खुद से आनी चाहिए, ये जागरूकता स्वयं में आनी चाहिए। तो हम उस पे काम करते हैं। तो युवोदय का एक बहुत बड़ा, अगर मैं आपको बताऊं, तो हम जो कड़ी बनने का प्रयास करें वो यही कड़ी है कि हम व्यवहार परिवर्तन पे कार्य कर रहे हैं। हम वैसा एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं कि लोगों को ये समझ में आए कि क्या चीजें हैं जो आवश्यक है उनको खुद स्वयं के लिए करना। कोई और आकर के उनको खाना देगा आंगनबाड़ी में या स्कूल में, तो उससे उनको उनकी पोषण की पूर्ति नहीं होगी। उनको स्वयं भी उसमें कार्य करना होगा उस दिशा में। तो इस तरीके से हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा इस पे, आपको स्वच्छता पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, स्वच्छता जो है, क्योंकि ये जो भी 4 हमारे जो कार्य क्षेत्र है, ये सारे आपस में अगर आप देखेंगे तो एक जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। बिना स्वच्छता के आप स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख सकते। बिना शिक्षा, बिना जागरूकता के आप इन सारी चीजों पे कार्य नहीं कर सकते, आपकी समझ वैसे नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हर क्षेत्र एक ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो हम स्वच्छता पे जो काम करते हैं अभी, क्योंकि हम जैसे जगह पर हम रहते हैं गाँव में, तो गाँवों में आप देखेंगे तो अस्वच्छता बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर्सनल हाइजीन बहुत बड़ी समस्या है। आप कचरा फेंकते लोगों को रोड पर कम देखेंगे। शहरों की जैसी स्थिति यहाँ नहीं है। लोग यहाँ पे साफ सफाई अपने आसपास, अपने घरों के आसपास रखते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो हमने जैसे कभी क्लीनलीनेस ड्राइव जो है, क्योंकि देवगुड़ी, जैसे हमने देवगुड़ी से शुरू किया, क्योंकि देवगुड़ी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है ग्रामीण, अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो देवगुड़ी की अपनी बहुत महत्ता है। तो हमने शुरू किया देवगुड़ी में स्वच्छता अभियान चलाना, ताकि हम उससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर पाए, ट्रिगर कर पाए, क्योंकि उससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हैं, वो इमोशनल रूप से कनेक्ट कर पाते हैं देवगुड़ी से। तो हमने देवगुड़ी में स्वच्छता अभियान चलाया वॉलंटियर्स के द्वारा। और ये नहीं कि वॉलंटियर्स जाकर के सफाई कर दे, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि वॉलंटियर्स के जरिए हम कितने ज्यादा उसमें समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। कि वॉलंटियर्स को यदि एक जगह स्वच्छता अभियान चलाना है तो वॉलंटियर्स गए और वहां पे आसपास के उस पारा के 4-5 लोगों से बात की कि हम घरों पे तो सफाई रखते हैं, लेकिन देवगुड़ी भी तो हमारे पूरे गांव का एक पूजनीय स्थल है, तो वहां की भी स्वच्छता तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से वहां स्वच्छता अभियान चलाए। और यहाँ दंतेश्वरी मंदिर में भी कई वॉलंटियर्स ने स्वच्छता अभियान चलाया था नवरात्रि के पूर्व, मेला के बाद, क्योंकि वैसी बहुत गंदगी थी। अब हमारे पास लेकिन क्या कर्मचारी नहीं थे? स्वच्छता कर्मचारी हैं, उन्होंने सफाई की भी थी, फिर भी वॉलंटियर्स को क्यों? क्योंकि हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य किसी एक का नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि इसके लिए तो ड्यूटी है, ड्यूटी वाले हैं वो करेंगे। स्वास्थ्य पे चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी कार्यकर्ता सहायिका हैं, उनका काम है कुपोषण पे काम करना।
ऐसा नहीं, ये एक समुदाय की जिम्मेदारी होती है। यदि आपको विकास करना है तो आपको समुदाय के लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। और पर्सनल हाइजीन जो मैंने कहा, तो पर्सनल हाइजीन में जैसे अभी सुशीला ने भी आपको बताया कि महिलाओं को और खासकर किशोरी बालिकाओं को जो हम बोलते हैं 1000 सुनहरे दिन, हम ऐसे यूनिसेफ में हमें बताया गया है कि शुरू 1000 दिन जो होता है किशोर अवस्था का, बाल अवस्था या किशोर अवस्था तक का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें जो आदतें आप विकसित करते हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। तो हम उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम किशोरी बालिकाओं से बात करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे बात करें, स्वच्छता पे, कि मासिक धर्म क्या है और इस दौरान आपको कौन कौन से ऐसे स्वच्छता या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। तो उस पे हम उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से हम स्वच्छता पे भी कार्य कर रहे हैं। मैंने कुछ स्टोरीज पढ़े थे, बस्तर का जो पहले का इमेज था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बिल्कुल भी नहीं था जी। उस टाइम पे। मतलब वो कुछ लोगों ने बताया कि सिर्फ ऐसे ब्लड निकल रहा होता था, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अभी ये कंडीशन कैसा है? अभी बेहतर है पहले से बहुत, क्योंकि अब पैड्स आप वगैरह यूज करते देखेंगे हैं? कि हाँ, गाँवों में भी आप देखेंगे तो जो किशोरी बालिकाएं हैं वो बहुत जागरूक सहज हैं, जागरूक हैं हैं। इस मामले में कि वो पैड का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत कार्य करना भी आवश्यक है, बहुत कार्य की ज़रूरत है इसमें। और प्रयास लगेगा कि उनको ये बताया जाए कि कितने घंटे, क्योंकि हम देखते हैं कि और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ये मानना नहीं है बिल्कुल कि आप इस तरीके की कोई चीज़ें यूज़ करें बहुत ज़रूरी है, नहीं। अगर यदि आप सैनिटरी नैपकिन की जगह एक कपड़ा भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है कि आप उसको एक प्रॉपर टाइम के लिए अच्छे से धोएँ, साफ करें, उसको सुखाएँ, उसमें धूप लगे ताकि उससे बैक्टीरिया और किसी तरीके का इन्फेक्शन का खतरा आपको ना हो। तो सेम सैनिटरी नैपकिन के साथ भी यदि आप उसको 5 घंटे, 6 घंटे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका उतना ही टाइम है। उसको लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरीके का आर्थिक बोझ भी है। तो अब कई ऐसे स्कूलों में भी सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है और ये है, तो पहुँच बन चुकी है लोगों के व्यवहार में वो आ चुका है कि वो प्रतिदिन उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये समस्या बहुत ज़्यादा तो नहीं रह गई है कि सैनिटरी नैपकिन कोई यूज़ नहीं कर रहा हो या जानकारी ना हो, जानकारी का अभाव हो। लेकिन हाँ, स्वच्छता अभी भी जो है बहुत बड़ा एक हमारे सामने चैलेंज है, जिस पे हम बात करके, चर्चा करके कोशिश कर रहे हैं कि उस पे भी हम अच्छा कर पाएँ और उनको समझा पाएँ कि ये उनके शरीर के लिए या उनके हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। इसके बाद इसका डिस्पोज का भी बहुत ज़्यादा आता है। जी, बिल्कुल, निस्तारण कैसे, क्या खाना है, कैसे खाने हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊँ तो कहीं न कहीं आप सुपोषण देख लीजिए कैसे इससे संबंधित है। लड़की यदि एनीमिक है, उसको खून की कमी है यदि किसी किशोरी बालिका को, तो उसको उसको इर्रेगुलर पीरियड्स आएँगे और ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये किसी सिर्फ़ ये केवल दवाई से ठीक नहीं होगी। शरीर को ज़रूरत है उतनी पोषण की। तो इस पे ज़्यादा कोई बात नहीं करता। इर्रेगुलर पीरियड्स होना, ना होना, ये सारी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे भी हम क्लिनिक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, परामर्श के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन लोग वहाँ तक के पहुँचते ही नहीं हैं। तो उस पे भी उनसे बात करना, चर्चा करना कि देखिए कहाँ तक, कितने दिनों की साइकिल होती है, कितने दिन में आपको पीरियड आना चाहिए, कितने दिन तक रहना चाहिए, कितनी खून की आपकी बॉडी को कितना हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए मेंटेन, क्या करने से आप अगर एनीमिक है तो खून बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे प्रैक्टिसेस के बारे में उनको जागरूक करना, ये भी एक बहुत बड़ा इसका योद्धा का आप बोल सकते हैं। जी, हम उस पे कार्य कर रहे हैं।